इंटरव्यू ने डेफिनेशन नहीं सुननी, उसको समझना है कि यार आपको इस चीज़ का मेन आइडिया है या नहीं। दिस गोज फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन कि यार ये 4-5 तो चीज़ें हैं। आपको शायद लग रहा हो कि मैं तो अकेला रूम में बैठा हूँ, मुझे कौन नहीं ऑब्जर्व कर रहा होगा। लाइक पीपल आर सब कुछ ऑब्जर्व हो रहा होता है। अदर देन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, प्रॉब्लम पढ़ के समझना और इंग्लिश को सही तरीके से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ में पेन है आपके, अब उसका खेल रहा च्युइंगम है आपके मुंह के अंदर, और आप कह रहे हो कि जी मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, और अब दुनिया की सबसे अच्छी भी बात कर लो ना, तो you've lost the interviewer right in the start. यही वो चीज़ें जो अगेन इंटरव्यू में सेस हो रही होती हैं कि यार अगर एक बेसिक सा काम था, ठीक है, आपने उसको क्यों एक डिफिकल्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए कर दिया। मुझे एक अभी बहुत अलार्मिंग स्टैट बताया मेरी टीम ने, बहुत दुख हुआ मुझे सुन के, और वो ये है कि रफली 70% लोग वीडियोस तो देखते हैं हमारी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार मुफ्त है, प्लीज़ कर दें, उससे बड़ा फ़ायदा होता है, उससे हमारे कंटेंट की रीच बढ़ती है, और ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस गेस्ट और अच्छे गेस्ट हम शो पे लेके आ सकते हैं। तो इफ़ द चैनल हैज़ एवर हेल्प्ड यू, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज की एपिसोड स्पेसिफिकली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए और अर्ली ग्रेजुएट्स के लिए है जो या तो अगले 1 साल 2 साल में ग्रेजुएट कर रहे हैं, या फिर अभी ग्रेजुएट कर गए हैं। गर्मियों की छुट्टियों वाला टाइम आ गया, तो अब अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो या तो आपने अभी FIP की आपकी एक आधी प्रेजेंटेशन रह गई होगी, या आपका सेमेस्टर ख़त्म हो गया होगा। तो एक्टिवली लोग जो अप्लाई कर रहे हैं इस जॉब्स के लिए और इंटरव्यूज़ में शो अप कर लें, उनके लिए हम ये एक वेरी डिटेल्ड ब्रोकन डाउन राइट टू द लास्ट स्टेप्स गाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे पास आपके फेवरेट अहमद बख्श हैं, जिन्होंने पहले आपको बताया था लास्ट टाइम के ग्रेजुएशन से लेके पहली जॉब तक कैसे जाया जाता है। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि उसका एक जो इम्पोर्टेंट फेस है वो इंटरव्यू है। मतलब लाइक हम विल एज्यूम कि आपको एक इंटरव्यू कॉल आ गई है, और उस इंटरव्यू के अंदर क्या करना है आपने, उससे पहले क्या तैयारी करनी है, वाई हाउ डू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, कैसे सवाल होते हैं वगैरह वगैरह। तो हम डायरेक्टली उनसे ही फिर बात स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? इट्स ठीक ठाक। बिन 3 मंथ्स 4 मंथ्स। रफली। हाँ ठीक है, सही है। ऑलराइट, इस सारे के दौरान आई थिंक यू डिड ITS, और आई थिंक हमने अपनी मैराथन की है, वो सारा भी क्लोज किया है। तो आई थिंक हमारे पास बिल्कुल फ्रेश डेटा पॉइंट्स होंगे इस वक्त ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रॉब्ली लैग्ड समवेयर, या कोई चीज़ें जो कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड टाइम टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस। अच्छा, तो लेट्स से कि आज शाम 4 बजे मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है, और मैं अगर एक कंपनी में जाता हूँ, मैं पहुँच जाता हूँ टाइम के ऊपर, मैं एंटर हो जाता हूँ। उसके बाद से लेके व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट कि मेरे साथ इस एनकाउंटर में क्या होगा? तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को ब्रेक डाउन करें ना इंटरव्यू के, तो सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट आपकी ऑटोमेट भी हो सकती है और मैनुअल भी हो सकती है। इफ़ दैट गोज़ वेल, तो आपका मेन इंटरव्यू स्टार्ट होता है। ठीक है, दिस इज़ अ 90% प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्री। मोस्टली जगह पे आपको यही चीज़ मिलेगी। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो गया, नाउ यू आर गोइंग टू फेस अ पर्सन, फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और उस इंटरव्यू के अंदर भी अगर हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन करें, पहली चीज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट की डिटेल से ही शुरू होनी है। प्रॉब्ली ऑप्टिमाइजेशन, डिस्कशन और समथिंग न्यू विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट। रफली वी से कि अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली असेसमेंट पहले कर लिया, 30 मिनट्स का आपको शायद टाइम दिया जाए रफली, और उसके बाद यू हैव एन आवर टू गो फॉर एन इंटरव्यू। उस आवर को भी अगर हम एक ब्रेक डाउन करें, तो पहले 15 से 20 मिनट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही दोबारा इन्वेस्ट किए जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन होगी, कुछ नया भी आ सकता है, रफली 15 टू 20 मिनट्स। उसके बाद ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का चंक स्पेसिफाइड होता है आपकी बेसिक्स इवैल्यूएट करने का, जिससे ये मेक श्योर किया जाए कि जो चीज़ें आपने डिग्री में पूरी डिग्री में पढ़ी वो आपको याद भी थी या नहीं, एंड you know their practical use cases or not, which includes OOP, data structures, algorithms, databases. इसके साथ एक और चीज़ जिस पे फिर बात होती है वो है आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। सो यू कैन डेडिकेट रफली 10 to 15 मिनट्स ऑन डिस्कशन ऑफ योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। उसके अंदर से फिर कुछ क्वेश्चंस भी निकलेंगे, यूज़ केसेस डिस्कस होंगे। आफ्टर दैट इट कम्स टू लाइक रफली इन सारी चीज़ों के साथ 15 मिनट्स आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को दे दिए इंटरव्यू में आके, 20 to 30 मिनट्स आपने दे दिए, और 10 मिनट्स आपने दे दिए FIP को। सो 40-45 मिनट्स मार्क पे आप आगे होके लास्ट का कुछ टाइम होता है आपकी एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग को एवेलुएट करने का। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स के अंदर कुछ एनालिटिकल, काफ़ी दफ़ा ये होता है कि इससे पिछले फेज़ में ही एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट हो गई होती हैं क्वेश्चंस के थ्रू भी, लेकिन अगेन एक डेडिकेटेड सेक्शन भी होता है टू टेस्ट, क्योंकि कई लोग एनालिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो शायद बाकी चीज़ों में उस तरह नहीं बता पा रहे होते। सो आप रफली लास्ट 10 मिनट्स रख सकते हो एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, और 5 to 10 मिनट्स जो कि बाकी बचेंगे 50 मिनट्स मार्क के बाद
दे आर फॉर द क्वेश्चंस कि अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इंटरव्यूअर से आप वो पूछ लो. अगर आपने किसी चीज़ का फीडबैक लेना था या किसी चीज़ पे किसी क्वेश्चन पे दोबारा पूछना था कि व्हाट वुड हैव बीन अ बेटर अप्रोच, तो आप उन चीज़ों को रीवैल्यूएट कर लो. तो ये रफली इस एक घंटे का ब्रेक डाउन है. सेकंड स्टेप के 1 घंटे का ब्रेक डाउन है. उसके बाद क्या होता है? पोस्ट इंटरव्यू, लेट्स से अगर मैंने क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या होगा? हाँ, जनरली आई वुड से कि अगर इफ़ यू गो फॉर द सेकंड इंटरव्यू, ठीक है, सेकंड इंटरव्यू थोड़ा मज़ीद एक लेवल अप चला जाता है. ठीक है, उसमें आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है कि फर्स्ट इंटरव्यू की शॉर्ट कमिंग्स बताई जाती हैं कि दीज आर द एरियाज वेयर वी सी अ पर्सन इज़ लैगिंग. ठीक है, उनको क्रॉस चेक कर लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टेकिंग द फर्स्ट इंटरव्यू, मुझे लगा कि यार प्रॉब्ली ऊप और डेटाबेसेस वीक हैं, सो आई एम हाईलाइटिंग कि आई माइट फाउंड कि यार ऊप और डेटाबेसेस वीक हैं, बट टेक्निकली और प्रोग्रामेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर है, तो वी कैन गिव अ चांस. दूसरा बंदा उस चीज़ को वैलिडेट करेगा. वो प्रॉब्ली उतना डीप डाइव ना करे सारे एरियाज़ में, लेकिन जहाँ उसको हाईलाइट किया गया होगा कि यार शायद ये वीकनेस थी या ये स्ट्रेंथ थी, वो उसको क्रॉस चेक कर लेगा. अदर देन दैट अगेन थोड़ी डिस्कशंस ऑन द FIP और द अप्रोचेस. वो हम डिटेल में भी उसमें फॉर श्योर उस स्टेप में देख लेंगे. ओके, तो अगर सेकंड इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, उसके बाद क्या उसके होगा? बाद 95% यही चांस है कि आपका HR इंटरव्यू हो रहा होगा. ठीक है, HR इंटरव्यू की बात करें तो दे जस्ट नीड टू असेस कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने अच्छे कल्चरल फिट हो, आपके प्लान्स क्या हैं. मतलब अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो, क्या ये आपके एक टेम्परेरी प्लान था, आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, उसका वेट है, उसके दरमियान की विंडो है, या क्या चल रहा है. तो एक HR ने आपकी सारी असेसमेंट करके मेक श्योर करना है कि आप एज एन होल कितना अच्छा पैकेज बन रहे हो कंपनी के लिए. टेक्निकलिटीज़ तो चेक हो गई, कल्चरल फिट अब बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आज के टाइम में. और HR का 90% इवैल्यूएशन कल्चरल फिट की ही हो रही होती है कि यार इस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदा कितना अच्छा फिट करेगा, टीम के साथ जेल इन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और इसके गोल्स और इसकी वैल्यूज़ कंपनी के साथ अलाइन कर रही हैं या नहीं कर रही. बिल्कुल ठीक है, सही है. और उसके बाद फिर आई थिंक कि उसके बाद ऑफर वाली बात, हाँ, फिर ऑफर ही आ बात जाती हुई है. थी सारी. ऑलराइट, ठीक है. तो अब हम इसको ना इसी सारे को डिटेल में रिकैप करते हैं. ठीक है, तो लेट्स मैं कंपनी के अंदर आ गया. फर्स्ट मोस्टली एक शायद तो रिटन टेस्ट होगा या कोई एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई हो सकता है आपको लैपटॉप दे दिया जाए कि यार इसके ऊपर ये चीज़ कर दें. तो लेट्स जूम इनटू दिस. इस स्टेप पे क्या क्या स्किल्स हैं जो मेरे से रिक्वायर्ड हैं और मैंने इसको कैसे टैकल करना है? अच्छा, ये काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे ट्रेन किया जा सकता है, मतलब इन क्वेश्चंस के ऊपर. ठीक है, आई वुड से जो सबसे ज़्यादा इस पे मैटर कर रही होती है ना, वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, और एल्गोरिदम्स भी, क्योंकि आप 70 to 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स उठा लो ना, आई वुड रेफर टू गूगल कोड जैम प्रॉब्लम्स, लीड कोड की उठा लो, हैकर रैंक की उठा लो, तो देयर आर सर्टन डिफाइंड अप्रोचेस कि यार प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने के तरीके क्या होते हैं. यू शुड हैव लर्न, अगर आप इन प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते हो या आपने स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स पढ़े हो, तो यू वुड गेट एन आइडिया कि अच्छा यार ये चीज़ डिवाइड किस तरह से हो रही है, या मैं इस चीज़ को फर्दर ब्रेक डाउन कैसे कर सकता हूँ. सबसे ज़्यादा इसमें जो चीज़ चलती हेल्प करती है वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एंड देन योर एल्गोरिदम्स. हाँ, सिर्फ DS का कोर्स पढ़ने से या एल्गोरिदम का कोर्स पढ़ने से अगर हम कहें कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई है, तो ये गलत है, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ बताया जाता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है. ये टूल्स हैं जो आपके पास हैं. हाँ, हाँ, उनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आपको कोडिंग कंपटीशंस या ये अगेन ये प्लेटफॉर्म्स ये बताते हैं कि यार किस पर्टिकुलर केस में ये टूल रेलिवेंट था. कई दफ़ा होता है कि हमने अगर एक स्ट्रक्चर सीख लिया, हम उसी स्ट्रक्चर को लगा के शायद 10 प्रॉब्लम्स कर दें, लेकिन वो उसके लिए राइट फिट नहीं थी. इन टूल्स पे आपको वैलिडेशन मिल जाती है. लाइक लीड कोड पे अगर आप सबमिशन करते भी हो, तो वो आपको अगेंस्ट अदर सबमिशंस पूरी वैल्यूएशन बताता है कि यार आपका कोड इतने % मेमोरी ऑप्टिमाइज था, इतने % परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज था, और अगर आप उसका पेड वर्जन ले लो तो आपको बता भी देता है कि किन चीज़ों के चेंज से आप ये कर सकते हो. उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो चेंजेस वो निकालता है वो डेटा स्ट्रक्चर्स के होते हैं कि यार आपने ये यूज़ किया था, इसकी वजह से परफॉर्मेंस लो थी. सबमिशन मार्क हो जाएगी, लेकिन इन्हांसमेंट आपको इससे समझ आती है. यही वो चीज़ें जो अगेन इंटरव्यू में असेस हो रही होती हैं कि यार अगर एक बेसिक सा काम था, ठीक है, आपने उसको क्यों एक डिफिकल्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए कर दिया. आपके जहन में शायद बेसिक नहीं आया, आपने ट्री लगा के सोच लिया कि यार ये ऐसा हो रहा होगा, जबकि शायद उसका राइट फिट ना हो. तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मतलब आई वुड से कि जो हेल्प करती हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, और Also, प्रैक्टिस. एब्सोल्युटली. हाँ, ऑल्सो आई थिंक कि फर्स्ट टेस्ट का सिर्फ ये मकसद होता है कि जो बिलो एवरेज लोग हैं सिर्फ उनको निकाल दिया जाए इसमें. साइड सो बार काफ़ी लो होता है. सो 50% लाइक हाँ, फॉर अस 50% तो फॉर श्योर हमारे लिए तो ये है, ठीक है. हाँ. लेकिन प्लस ऑल्सो के क्वेश्चंस की डिफिकल्टी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, राइट. नहीं. सो इट्स वेरी सिंपल. लेट्स से कि यार लिंक लिस्ट में से आप सेकंड लास्ट नोड डिलीट कर दो, या फिर रनिंग सम कर दो किसी अरे का, या फिर आपने टू कंसेक्यूटिव
इंडेक्सेस विद द हाईएस्ट सम, इस तरह की बिल्कुल सिंपल अरेज की मैनिपुलेशन हो गई। ऑफ कोर्स कंपनी टू कंपनी वेरी करता ईजी है। प्रॉब्लम्स ही होती हैं। हाँ, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनीज उधर ही बहुत हार्ड कर लेती है यार, ताकि आगे इंजीनियर्स का टाइम इतना ना इन्वेस्ट हो। सो ये जानना बहुत ये सो एज अ स्टूडेंट ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप 10 इंटरव्यूज़ में शो अप करते हैं तो 10 में से 8 से 9 के आपको फर्स्ट स्क्रीनिंग क्लियर करनी चाहिए, तो तभी आप अबव एवरेज होंगे। अगर आप फर्स्ट में ही फेल कर रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई फंडामेंटली आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, एल्गोरिथम्स के अंदर। बिल्कुल। ऑल्सो अगर इस स्टेप के अंदर अगर आप बार बार फेल कर रहे हैं, तो जब आपको कंपनी कहती है कि यार आप यू डिड नॉट क्लियर इट, तो उसी पॉइंट पे पोलाइटली आप पूछ भी सकते हैं कि यार मुझे बता दें प्लीज़ कि मेरी क्या गलती हुई है। तो वो शायद आपको आपका ही पेपर दे के उसके ऊपर जिसने भी उसे मार्क किया आपको अपना फीडबैक ऐड कर दें, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, इस स्टेज में अपना लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस बढ़ाने का तरीका क्या है स्पेसिफिकली? गूगल कोड जैम, हैकर रैंक, लीड कोड वगैरह करते रहें, और आई थिंक उसमें बिगिनर प्रॉब्लम्स भी इनफ होंगी इस स्टेज को करने के लिए, राइट? हाँ, बिकॉज आई गेस इनकी प्रैक्टिस का इनसे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। ठीक है, कोडिंग कंपटीशंस अगर आपको मिलते हैं चांस उसमें खेलें, लेकिन कोडिंग कंपटीशंस का इसके हवाले से एक ड्रॉबैक ये होता है कि वहाँ ना सिर्फ टाइम के अंदर कंप्लीशन करना सक्सेस होती है। आप हैकर रैंक पे या लीड कोड पे जाओगे ना, तो वहाँ आप फिर इस पे भी compete करते हो कि यार आई वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी। अगर मेरी सबमिशन 30th परसेंटाइल पे है तो मैंने इसको ऊपर लेके जाना है ताकि मेरी चीज़ें इंप्रूव हों। उस मेन पार्ट से लर्निंग होती है, क्योंकि सबमिशन लीड या हैकर रैंक पे करना बहुत ईजी है। सबमिशन को एक सर्टन लेवल तक मीट करवाना वो चैलेंजिंग काम है। एंड अगेन आई गेस इट्स अ प्रैक्टिस। और लीड कोड पे इट्स लाइक जिस तरह हमारी गिट की ट्रेल होती है कि यार डेली बेसिस पे कितनी सॉल्व हो रही है, तो लीड पे भी ये चीज़ आती है जो आपको प्रोवोक करती है कि यार मैं डेली एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। एंड आई बिलीव अगर एक बंदे ने लीड की शायद सारी ईजी प्रॉब्लम्स करनी हो ना, तो वो मोर देन 80% कंपनीज़ के फर्स्ट टेस्ट बड़ी ईजीली क्लियर कर लेगा। मैं मीडियम की बात भी नहीं कर रहा। तो लीड मेरा ख्याल है रफली अगर आप पहली दफ़ा भी करते हो ना, तो शायद आपको 30 to 40 मिनट्स लगते हो। पर जो बंदे रेगुलर लीड करने वाले हैं वो आई गेस 10 to 15 मिनट्स में सबमिशन कर लेते हैं। तो ये कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं है, बट शुरू में शायद आपको 1 से 2 हफ्ते लगाने हैं, उसके बाद इट्स वेरी ईजी। राइट। और इसमें ये नोट करना बड़ा ज़रूरी है कि जितनी छोटी कंपनी होगी हो सकता है उसमें ये स्टेप ना हो पहले वाला, क्योंकि उनके पास इनफ्लो ही लोगों का इतना कम आ रहा है कि वो हो सकता है फर्स्ट इंटरव्यू डायरेक्टली एक बंदा कर रहा हो। जितनी आप बड़ी कंपनी में अप्लाई करें उतना ज़्यादा चांस है कि आपके पास ये फर्स्ट स्टेप हो, राइट? ओके, लेट से मैंने फर्स्ट स्टेप सबमिट कर दिया, मैंने ये किया हुआ था, मैंने उसे क्लियर कर लिया। इस पॉइंट पे कोई और चीज़ है, फर्स्ट स्टेप पे कोई और चीज़ है जिसके लिए मुझे प्रिपेयर्ड होना चाहिए, या बस मुझे अब नेक्स्ट स्टेप पे ही जाना है? नहीं, आई गेस फर्स्ट ट्रैक आपका इसी चीज़ के साथ क्लियर हो जाता है। और अगर इसकी बैक पे देखें तो सिर्फ 2 ही कोर्सेज आपके हेल्प कर रहे थे, डीएस और एल्गोरिथम्स। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यार कि फर्स्ट स्टेप के लिए आपको फैसिलिटेट या तो कोई एचआर में से कर रहा होगा, या फिर टेक्निकल आपको बंदा नहीं कर रहा होगा। हाँ कोई एचआर में Most of से the कोई time. फैसिलिटेट कर रहा होगा आपको, या फिर आपको कोई एचआर में इंटर्न कर रहा होगा, या कोई एचआर में एग्जीक्यूटिव कर रहा होगा। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि वो सिर्फ आपको पेपर्स नहीं दे रहे होते, वो आपको आपकी ग्रूमिंग, आपका बोलने का तरीका, आपका चीज़ें परसीव करने का तरीका, आप हाउ यू मेक रिक्वेस्ट और हाउ यू टॉक, वो सारा कुछ इसके दौरान नोटिस कर रहे होते हैं। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल। तो क्या क्या देख रहा होता है कि एचआर इस सारे, लेट से मैं आया, मैंने ये पेपर दे दिया आपको, क्या इसको सॉल्व कर लें, इस सारे के दौरान एचआर क्या क्या देख रहा होता है स्टूडेंट में? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ना देखिए टाइम कंस्ट्रेंट होता है, लिखा भी होगा पेपर पे कि 30 मिनट्स है, और थोड़ा सा ना बफर भी दिया जाता है कि अच्छा यार +- 10% का आप दे दो कि अगर एक बंदा ज़्यादा टाइम ले रहा है। लेकिन क्या वो टाइम उसको सॉल्व करने में ले रहा है, या वो बस बैठ के लगा हुआ है, कुछ लिख नहीं रहा, मतलब चल क्या रहा है? ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने ड्रैग भी किया हुआ है, आपने कुछ परफॉर्म उस पर नहीं किया हुआ, देन क्या आप उस दौरान, अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपको ना एक मीटिंग रूम में बिठा के टेस्ट दिया जाता है। सो नो वन इज़ डायरेक्टली सिटिंग विद यू। बंदों को लगता है अच्छा नाउ वी कैन यूज़ द फ़ोन, हम देख सकते हैं क्या सीन होगा और ये कर लेते हैं, उसमें ये चीज़ गलत हो जाती है। 70% ऑफ द टाइम जो चीज़ हमने देखी है ना, लोग प्रॉब्लम पढ़ते हैं एंड उनको शायद लगता है कि ये ना कोई टाइम बाउंड ऐसी प्रॉब्लम थी कि पहले सॉल्व कर लेंगे ना तो बस विन ही है, सॉल्व हो या ना हो। वो उसको कॉम्प्रीहेंड करने की तरफ जाते ही नहीं है। मतलब बड़ी बेसिक सी लाइंस होती हैं, 2 से 3 लाइंस की स्टेटमेंट होती है, लेकिन उस पर टाइम ही नहीं क्योंकि इन्वेस्ट टाइम किया। का प्रेशर होता है, तो वो कोशिश वो करते बस हैं कहते हैं कि हम जल्दी solution लिखेंगे और हो जाएगा, और वो भी इंप्रेस होंगे कितनी जल्दी कर लिया। वो ये भी देख रहे होते हैं कि यार एक बंदा प्रॉब्लम में टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा था या नहीं, मतलब अगर उसने देखी है, उसने शुरू कर दी है, वो वहाँ पे कर क्या रहा था। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। देन आपकी अप्रोच, मतलब आप कितने कैजुअली या कितने फॉर्मली उस चीज़ को सोच रहे थे। ठीक है, या आप बिल्कुल लेड बैक थे, आपने आपको कंसिडर शायद नहीं लग रहा किया। हो कि मैं तो अकेला रूम में बैठा हूँ, मुझे कौन नहीं ऑब्जर्व कर रहा होगा, लाइक पीपल आर सब कुछ वाचिंग। ऑब्जर्व हो रहा होता है। हाँ। इन ऑल ऑनेस्टी ये कोई मतलब ये एक मिथ ही होगी कि यार हाँ कोई नहीं देख रहा और मैं जिस तरह मर्जी बैठ के कोई चीज़ कर डू रहा यू हूँ। रिमेंबर एक कैंडिडेट हमारे पास आया था पिछले ऑफिस में,
जिसका सोल्यूशन सही था, लेकिन सॉल्व करते हुए इतना एनिमेटेड था और परेशान हो रहा था, इस तरह कभी वो इस तरह कर रहा था, कभी इस तरह कर रहा था, एंड वी एंडेड अप नॉट क्लियरिंग हिज फर्स्ट टेस्ट, राइट? हाँ, ऐसे ही उसमें होता ये भी था ना, एक श्योरिटी भी नहीं थी उसको हाँ। कि चल क्या रहा है, क्योंकि अगेन जब ये अगर ये क्लियर भी हो गया टेस्ट, अगर आप इससे नेक्स्ट फेज में भी जाओगे तो पहले आपकी प्रॉब्लम ही डिस्कस हो रही होगी। उसमें नज़र आता है कि यार क्या वाकई आपको आइडिया था कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो, क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, किस रैशनल से कर रहे हो, या इट वॉज जस्ट लाइक कि हाँ इस तरह से हो जाएगा। और कई दफ़ा ये भी पॉसिबिलिटी है कि यार प्रॉब्लम देखी हो, हम्म, प्रॉब्लम पहले से की हुई है, आपको हम्म, उसके इन आउट्स का नहीं पता होगा, फिर उस टाइम पे डिफरेंट एज केसेस के साथ जब आप इवेल्युएट हो रहे होगे वहाँ प्रॉब्लमेटिक हो राइट। जाओगे। ठीक है, इस पॉइंट पे आई वुड ऐड कि एचआर इज़, अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेश्चन आता है किसी से, हम्म, तो एक्चुअली आस्किंग दैट क्वेश्चन, आई थिंक दैट इज़ अ गुड साइन, बिल्कुल। राइट? आपको लग रहा है लेट्स से प्रॉब्लम आपको सही समझ नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि यार एग्जाम्पल शायद गलत है, मैं गलत समझ रहा हूँ या वैसे ही गलत है। हाउ यू आस्क दैट, हाउ यू कम्युनिकेट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पानी चाहिए आपको या कुछ भी चाहिए, इवन वो भी ऑब्जर्व हो हाँ, रहा होता एक है। तरीका ये भी होता है ना कि मैंने एक प्रॉब्लम देखी, मुझे लग रहा है शायद आउटपुट गलत नहीं है, मैंने बस एचआर को बुलाया, जो भी बंदा था, मैंने कहा ये आपका ना सवाल ही गलत है। या हाँ, तो यू लॉस्ट। यहाँ बात खत्म हो गई, ठीक है। हाँ, अगर आप ये कहो ना कि पहले आप ये असेस कर लो कि वो बंदा टेक्निकल है या नहीं, आप एचआर को बुला रहे हो, आप उससे कहो कि आप मुझे कोई टेक्निकल बंदा दे सकते हैं, जस्ट वांट टू डिस्कस समथिंग, मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, मैं इसको क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ। एंड इट हैपेंड, लास्ट टाइम हमारे साथ ये सीन हुआ कि कैंडिडेट ने एक एच केस आइडेंटिफाई किया, उसने एचआर से यही कहा, मतलब उसका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में रिजेक्ट हो गया हुआ था। उसने एचआर से कहा कि मुझे आप टेक्निकल पर्सन से मिलवा दें और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसने प्रॉपरली बताया कि मुझे लग रहा है ये एच केस भी है, इसकी वजह से मैंने ये अप्रोच यूज़ किया है। उसको करके देखा, वो कैंडिडेट ठीक था। फिर हमें पता चला कि अच्छा यार ये रीफैक्टर हो सकता है। देन अगेन वो कैंडिडेट ने सारा प्रोसेस क्लियर किया, आज ही इज़ वर्किंग विद अस। तो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्पेक्टेबल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स। हाँ, अगर आप ये कह दो कि नहीं ये सवाल ही गलत है, इस तरह से हुआ है, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डू दिस थिंग्स, फिर जब हम उनका कोड इवैल्यूएट करते हैं हमें लग जाता है ऐसे यार इन्होंने इसको पढ़ा प्रॉपर नहीं था, उसकी वजह से कॉम्प्रिहेंड नहीं किया और ये चीज़ मिस होगी। हाँ, एक बात जो मैं पहले शायद कहना भूल गया हूँ, अदर देन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, प्रॉब्लम पढ़ के समझना और इंग्लिश को सही तरीके से समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अ लॉट ऑफ टाइम यही होता है कि आपने प्रॉब्लम पढ़ी ही गलत वे में होती है। जिस तरह आपने कहा कि बड़ी सिंपल सी लिस्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी मोटी मैनिपुलेशन है, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। बट आपने उस प्रॉब्लम को कॉम्प्रीहेंड करने का टाइम ही नहीं दिया दिमाग को, क्योंकि आपको था कि मैं पहले कर लूँगा तो वही मेरा शायद प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम पढ़ना और उसको समझना ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड देन हाँ, आस्किंग फॉर अ फीडबैक इन अ रिस्पेक्टेबल वे, ये पूरा एक पैकेज बनता है इस फेज़ का। ऑल्सो ऐसे भी कभी हो सकता है कि आपने एक प्रॉब्लम उसी तरह की देखी हो, हुँ। लेकिन आपने पहले हाफ पढ़ा, आपने कहा ओ ये तो मैंने देखी हुई थी कल, मैं इसका आंसर लिखना शुरू करता हूँ, तो वो भी इसका ही पार्ट है। ज़बरदस्त। ठीक है, इस पॉइंट पे आई थिंक अगेन अगेन इस स्टेप में आपका ये भी नोट हो रहा होता है कि हाउ वेल ड्रेस्ड यू आर, आपकी पर्सनल हाइजीन कैसी है, आपको आप फ़ोन तो नहीं यूज़ कर रहे, इस तरह की चीज़ें जो इंटेग्रिटी के अगेंस्ट जा सकती हैं, तो इवन आई वो हैव सीन एब्सोल्युटली। के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए थोड़ी बहुत सीटी भी बजाई जा रही है, हल्का सा ज़रा एनवायरनमेंट अपने लिए बनाया गया है, क्योंकि अगेन वही वाइब उनको लगती है कि हम अकेले शायद बैठे हुए हैं, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, और इस तरह के मैं ऐसे घर में बैठ के ना कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा हूँ। हुँ, तो ये सिनेरियो नहीं होता। ठीक है। सही है, लेट्स से मैंने ये सारा कुछ सही कर लिया, मैं अगले अगले स्टेप के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया, तो सेम डे में ही हो जाएगा मेरा अगला स्टेप भी, हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली सेम डे में ही हो रहा होगा। ठीक है, तो सेम उसी वक्त आधे पौने घंटे बाद उन्होंने कहा चलिए जी अब आपका हम टेक्निकल इंटरव्यू कर लेते हैं। उ- इस स्टेप में जो आई थिंक ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, राइट? तो इस स्टेप का क्या स्टार्ट कैसे होता है, इसको कैसे टैकल करना चाहिए, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। अच्छा, अगर हम पहले थोड़े नॉन टेक स्टार्ट की बात करें तो अगेन इंट्रोडक्शन एक बड़ा ज़रूरी फैक्टर होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपकी सीवी एक, अच्छा कई दफ़ा होता है कि व्हेन वी आस्क पीपल कि अच्छा यार थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, सो इंटरव्यूअर इज़ ट्राइंग टू मेक यू रिलैक्स कि यार ईजी हो जाओ, ताकि आप कंफर्टेबली होकर सारे आंसर्स दे सको। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम पीपल सेइंग कि सीवी तो आपके सामने है, भाई उसको भी पता सीवी आपके सामने है, वो आपको ईजी करने के लिए कर रहा है, अदरवाइज अगर वो पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करें ना तो आपके लिए इंटरव्यू सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब उस पॉइंट में ये होता है कि आप अपनी जर्नी उसको एक्सप्लेन करो, कि अगर आपने सॉफ्टवेयर व्हाई आर इंजीनियरिंग यू ऑप्ट की, हियर? हाँ, कैसे इंटरेस्ट बना, क्या चीज़ें बनी, पैशनेटेड कोर्सेज क्या हैं, क्या मैं बड़ा वेब ओरिएंटेड हूँ या मोबाइल ओरिएंटेड हूँ, या मैंने एफ इस डोमेन में किया, मेरा ये रैशनल था, टेक से रिलेटेड बताओ, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा अपने बारे में बताना होता है ताकि आप भी थोड़े से ईजी हो जाओ, क्योंकि जब दो बंदे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग सुन रहा है, तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा बात वाली चीज़ों के लिए जब एक्चुअली क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे। लेकिन उसमें ये बता देना कि क्रिकेट का शौक है, टूर पे जाना है, ठीक है, किसी या हद आपने तक वैलिड है। क्लीशेड हैबिट्स बता दी हैं कि जी मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ और मैं दोस्तों के साथ घूमता हूँ, तो हाँ, बस ये तो हैंग आउट मेरी 90% लोग, प्रेफरेंस है। हाँ। तो क्योंकि अगेन वो बंदा आपको टेक्निकली तो कर ही रहा है,
वो बंदा भी बाकी चीज़ें देख रहा है, क्योंकि देखें इवेंचुअली जो जिसका भी आप इंटरव्यू कर रहे हो सकता है वो 6 महीने नहीं तो साल बाद आपकी टीम में काम कर रहा हो। आपके जहन में ये ज़रूर होगा कि यार क्या मैं इस बंदे के साथ काम करना चाहूँगा या नहीं, क्योंकि कितना ही बाद में ग्रूम हो जाएगा, कुछ चीज़ें तो आपकी वैसे ही रहनी है, तो ये चीज़ एवेल्युएट हो रही होती है। बट अगेन ये हम ओवरसी कर देते हैं, हम अपनी टेक्निकलिटीज़ As a को उतना नहीं candidate. बताते एज अ कैंडिडेट। हम अपनी टेक्निकलिटीज़ को नहीं बताते, अपनी जर्नी इन टर्म्स ऑफ टेक नहीं बता रहे होते कि अच्छा मैं क्यों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, क्या कोई रैशनल था या नहीं, किसी कोई कज़न था वो बना हुआ था उसने कहा इसका भी एडमिशन करा दें, क्या बात है, हाँ फिर उसको करते हुए कैसे फेजेस रहे, मेरी प्रेफरेंस क्या है, मतलब आई कुड से कि यार अच्छा मैं फ्रंट एंड ओरिएंटेड हूँ, ये रैशनल है कि मैंने शायद बैक एंड के कोर्सेज देखे, मुझे इनमें थोड़ा टफ टाइम फेस हुआ, आई डिड दीज थिंग्स। तो कोई सर्टन स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होंगे जिस पे एक बंदे के जहन में आपकी अच्छी इमेज बन सके। अगर आप बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के अच्छा ये भी बड़ा कॉमन होता है, आप पूछ रहे होगे ना, नहीं मैं तो जी बैक एंड पे हूँ, मतलब कोई रैशनल है बैक एंड का, कुछ भी नहीं पता। अब वो बंदा क्या कह रहा है, मैं किस बेस के ऊपर लाइक कोई चीज़ हो, फिर वो अगेन उनकी अपनी वैल्यूएशन चल रही होगी। उसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट्स कंपनीज के अगेंस्ट बड़े ओपनली लगे होते हैं कि यार ये अपनी मर्जी से प्लेस कर देती हैं। आपने जब किसी को क्लियर पाथ अपना बताया ही नहीं, कोई रैशनल दिया ही नहीं, तो फिर तो उसी ने जज करना है ना। जब वो जज कर रहा है तो वो अपने मुताबिक डिसीजन लेगा। तो आई गेस इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दो चीज़ें मैं भी ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि यार वाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप क्या बोलते क्या हो, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू से इट। ठीक है, अब आप लेट से आपका बटन खुला हुआ है ऊपर वाले दो, और आप हाथ में पेन है आपके, आप उसका खेल रहे हैं, च्युइंगम है आपके मुंह के अंदर, और आप कह रहे हो कि जी मैं फ़ुटबॉल भी खेलता हूँ, और अब दुनिया की सबसे अच्छी भी बात कर लो ना, तो you've lost the interviewer right in the start। तो पहली बात तो यह है कि बोलने का तरीका, जैसे तुमने बोला कि यार मैं तो बैकएंड में काम करूँगा। अब ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि यार ये बंदा फ्लेक्सिबल ही नहीं है। अब आपने अगर शुरू में ही अगले बंदे को ये एक बाउंसर मार दिया ना, एक इंटरव्यूअर को, तो नाउ लाइक उस बंदे का आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नाउ इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू इम्प्रेस दैट पर्सन। आपने शुरू में अपना नेगेटिव एक इंप्रेशन बना दिया उसके जहन के अंदर। ठीक है, पहली तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि यार ज़रूरी नहीं है कि हर इंटरव्यूअर फर्स्ट स्टेज पे इतना मैच्योर हो कि वो आपको आइस ब्रेकर करे, राइट। कुछ इंटरव्यूअर होते हैं उनका तरीका ये होता है कि यार मैं ना इसको शेक करके देखता हूँ कि ये प्रेशर कैसे हैंडल कर सकता है। ऐसे लोग भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हो आपके साथ। और अगेन एज आई से ऑन द चैनल मल्टीपल टाइम्स कि यार नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू, सारी की सारी 100% ओनरशिप आपने खुद लेनी है अपनी। ये आप नहीं कह सकते कि यार इंटरव्यूअर गलत था तो इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये आपका काम है कि आपने कंपनी के हिसाब से अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है और अपने इंटरव्यू क्लियर करना है। हाँ, लेट से इस इंटरव्यू ने आपको स्टम्प कर दिया है या आपके साथ लेट से एग्रेसिवली स्टार्ट कर दिया इंटरव्यूअर, तो जब बाद में आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे यू कैन डिसाइड टू नॉट जॉइन दैट कंपनी। आपको यार मेरा टीम लीड इस तरह का बंदा होगा तो मैं तो नहीं इस कंपनी में ज्वाइन करता। लेकिन द पॉइंट इज़ कि कंपनी आपके हिसाब से या इंटरव्यूअर आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं करेगा, आपने इंटरव्यूअर और कंपनी के हिसाब से एडजस्ट करना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी फ्लेक्सिबल एंड दैट मैक्सिमाइजेज योर चांसेस ऑफ। हाँ, इवन इसमें जिस तरह आपने हाईलाइट किया ना कि कोई इंटरव्यू दे रहा है गम खाते हुए, ये इस तरह की चीज़ चल रही है, इंटरव्यू में सन ग्लासेस लगा के बैठे हुए हैं, एक तो हो ना कि चलो आई इन्फेक्शन है, दैट इज़ एन एक्सेप्टेबल थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैप चल रही है क्योंकि जी एक आउटलुक मेंटेन किया हुआ है अपना और उसी में चलना है, तो ये एक फॉर्मल चीज़ होती है। मैं अक्सर लोगों को ये भी कहता हूँ कि यार एक कंपनी का जो इंजीनियर इंटरव्यू लेने आया हुआ है ना, अगर वो 1 घंटा इंटरव्यू के बजाय कंपनी के लिए काम करे तो वो बहुत ज़्यादा कमा के दे रहा है कंपनी को। तो इसका मतलब है कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट करके इंटरव्यू कंडक्ट किया, लेकिन आने वाला कैंडिडेट अगर इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता ना, इंटरव्यूअर को फ़ौरन पता चल जाता है। यही चीज़ फिर कंपनी के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। उस पर अगर बाद में वही आपकी वाली बात कि लोग कहें कि जी वो इंटरव्यू ने मेरे साथ ऐसे किया, ये किया, उनको अपने टाइम की वैल्यू होती है। उनको पता है कि यार मैं जो इंजीनियरिंग करूँगा वो ज़्यादा वैल्यू ऐड करिए, मेरे लिए भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो आपने उसके टाइम की रिस्पेक्ट के साथ चलना है। अगेन आप करोगे तो फिर वो आपके साथ मतलब वो उतना हाई एंड से नहीं आएगा जितना वो आ सकता है। हाँ, ऑल्सो एक और चीज़ बिफोर वी डाइव डीपर इनटू दिस, जब आप इंटरव्यू देने आते हैं ना तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आप अपने बेस्ट बिहेवियर में, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, ये ऐसे तो नहीं है कि आपको अभी आधा घंटा पहले कहा था कि बस आ जाएं, तो आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे होना चाहिए आपको, यानी कि लाइक योर बेस्ट ऑफ बेस्ट फेस और फुट शुड बी फॉरवर्ड। तो अगर आपके बेस्ट बिहेवियर में ही लेट से आप गम खा रहे हैं या यार बोल रहे हैं इंटरव्यूअर को, तो ये तो इजीली रेड फ्लैग है, क्योंकि मतलब आपके पास लिटरली 1 घंटा है, 1 घंटे में आपने अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाना है। तो जो बंदा अगर इंटरव्यूअर को यार बोल रहा है तो ही कैन अज्यूम द वर्स्ट अबाउट देम, क्या अगर अभी फर्स्ट इंटरेक्शन में इस तरह करे तो बाद में तो पता नहीं कि कितना कैजुअल होगा। ठीक है, अब हम डीपली जाते हैं इसके अंदर। सो ये आई थिंक बड़े इंपॉर्टेंट
important ticks हैं, like these are the things that you can get wrong in the first 2 minutes and it would turn the interviewer off, और वो पहले से माइंड बना लेगा कि यार ये like unless कि इसने बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू में परफॉर्म किया तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा. और इसके ऑपोजिट ये भी होता है कि अगर आपकी ये चीज़ें ठीक हो एंड यू आर एवरेज इन अदर एरियाज, तो ये ऐसे केसेस हमने कई डिस्कस किए हैं कि हाँ. वी हायर्ड दोज पीपल कि यार एटीट्यूड बेट है, बहुत फिट कल्चरल मैच है, बाकी सारा कुछ फिट है, टेक्निकली थोड़ा सा वीक है, ग्रूम किया जा सकता है. अगेन वही बात जो बड़ा कॉमन डायलॉग है कि आप ट्रेन कर रहे हो, मतलब तरबियत नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो, तो वो वाले मसले नहीं होने चाहिए. टेक्निकली तो मेरा हाल है हर कंपनी ग्रूम कर लेगी, क्योंकि जब आपने काम में आना है, मेंटोर्स आएंगे, आप इंप्रूव कर जाओगे. लेकिन अगर बाद में आपको मेंटोर ने यही सिखाना है कि यार बात कैसे करनी है या बैठना कैसे है, तो इतने लेवल तक तो कोई भी इनपुट नहीं देने लगा. हाँ, बिल्कुल ठीक है. राइट, तो ये स्टार्ट हो गया, शुरू में आइस ब्रेकर हो गया, पहले 5 मिनट गुजर गए इसके अंदर. अब क्या होगा? अब हाँ, तो अब इंटरव्यूअर क्या सोच रहा है इस पॉइंट पे? राइट. अच्छा, आइस ब्रेकर हो गया. आइस ब्रेकर से मतलब पहली चीज़ जो स्टार्ट होनी है, अगेन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की वैल्यूएशन ही होती है. लॉट ऑफ टाइम्स जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है उसकी ऑप्टिमाइजेशन डिस्कशन हो जाएगी. हो सकता है नई प्रॉब्लम भी आ जाए, क्योंकि हर इंटरव्यू की ना कुछ पेट प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्योंकि टेस्ट में आनी है, वो तो पब्लिक होगी ना, वो एट स्केल जा रही हैं. हर इंटरव्यूअर के पास कुछ अपने पेट क्वेश्चंस होते हैं जिसके उसने सारे एज केसेस किए होते हैं या सॉल्व भी करते हैं. जिस तरह हमारे यहाँ पे इंटरव्यूज़ को इन्फोर्स किया हुआ है कि यार तुमने खुद भी ना लीड कोड सॉल्व करना है, ताकि तुम्हें पता हो कि किन चीज़ों के साथ इंप्रूवमेंट्स होंगी, सारा कुछ होगा. तो हर बंदे की अपनी कुछ पेट प्रॉब्लम्स बनी होती हैं. वो हो सकता है आपको उस पर दोबारा एवेल्यूएट कर ले, या जो एग्जिस्टिंग आपने सॉल्व किया है उसमें ऑप्टिमाइजेशन की डिस्कशन करे, या उसमें पूछे कि ये चीज़ अगर ऐसी थी तो क्यों थी, अगर तुमने इसका सोल्यूशन स्टैक के थ्रू निकाला है तो स्टैक के थ्रू क्यों निकाला है, क्या ड्रॉबैक्स थे, अगर तुमने यहाँ ये 2 आइट्रेशन चला दी हैं, ठीक है, एन स्केयर बन रहा है, किस तरह इसको ऑप्टिमाइज़ करोगे, या अगर इसका हल नहीं है तो क्यों नहीं है, स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह की सारी डिस्कशन वो कर सकता है. तो पहले आपने ग्रिल अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही होना है, ठीक है. उसने अपनी तरफ से वैलिडेट करना है कि ये प्रॉब्लम अगर उसने आपकी चेक की थी, ये वाकई आपने सॉल्व की हुई है और आपके स्किल्स अलाइन करते हैं उसके स्कोर के साथ. मतलब एक बंदा है, उसके 10 आउट ऑफ 10 है प्रॉब्लम में, और मैं उसे सॉल्व करने बैठा हूँ, उसको ये नहीं पता कि स्ट्रक्चर का रैशनल क्या था, तो मेरे लिए तो रेड फ्लैग हो गया ना कि यार इसने सॉल्व कैसे कर ली. किसी दोस्त से पूछ लिया होगा या पूछ लिया या whatever. नेट से देख लिया, कोई और भी चीज़, ये हो सकता है कहीं देखी हुई उसको कोड याद हो कि यार मेरे ये स्टेप्स चल जाएगा. हम्म. तो इंटरव्यू पहले आपको सिर्फ वैलिडेट कर रहा है, नई प्रॉब्लम से भी कर सकता है, उससे भी कर सकता है, पर उसने इंश्योर करना है कि आपके एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स फिट है, आपको प्रॉब्लम ब्रेक करना और उसको सॉल्व करना आता है. सेकेंडली, गिव अप नाउ. अब कई दफ़ा ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ना एक थोड़ा सा टफ होता है, एक हल्का सा ईजी होता है क्वेश्चन, कि अच्छा यार एक में आपको बूस्ट मिल जाए और दूसरे में ज़रा आप चैलेंज हो. अब वो ये भी देख रहा होता है कि यार आपने गिव अप तो नहीं कर दिया, या अगर वो आपको एक नई प्रॉब्लम भी देता है, हो सकता है उसके 10 एज केसेस हों, आपने एक किया, वो फिर आपको एक बताएगा, फिर एक बताएगा. कई दफ़ा क्या होता है कि आप दूसरी दफ़ा बताते हो, कैंडिडेट कहता है कि अच्छा नहीं, बस मैंने ये सोचा हुआ था, बस यहीं तक है. आई लिटरली सीन पीपल के उन्होंने पेन रख दिया. पेन रख दिया, हाँ अब बिल्कुल. ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है कि एक तो वो बंदा आपको बता रहा है कि ये भी ऐड कर लो, ये भी ऐड कर लो. हो सकता है वो आपको वहीं कहता है यार इसने एच के इसने सोचा, बात खत्म. एक बंदा आपको गाइड करने के लिए बैठा हुआ है और आप पेन छोड़ दो कि यार अच्छा नहीं, मेरे जहन में यही था, या इससे आगे नहीं आ रहा. इसका मतलब है आप मेंटली एफर्ट ही नहीं कर रहे हो सोचने की, तो फिर आपका इंटरेस्ट भी नहीं है काम करने में. अच्छा, इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बताना कि गिव अप करने के 2 मतलब हो सकते हैं जो लोग परसीव करें. एक ये कि आपको मैं इस प्रॉब्लम में आगे मुझे पता ही नहीं है. दूसरा ये भी आप परसीव कर सकते हैं कि आपने सोल्यूशन को डिफेंड करने में गिव अप नहीं करना. ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. हाँ. लेट्स से आपने इनिशियली सोल्यूशन लिख दिया था एक, आपकी नॉलेज के हिसाब से वो ज़बरदस्त है. अगर इंटरव्यूअर आपको कह रहा है ना यार इसकी और बेहतर हो सकता है, या इसको हम किसी और तरह सोच सकते हैं, तो वो एक लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे. उसको जवाब पता है उसका. ये ऐसे नहीं है कि वो बेसिकली गेस करवा रहा है आपसे. तो अगर वो आपको कोई हिंट दे रहा है ना, आपने वो हिंट लेना है. ये नहीं करना कि यार नहीं मैंने ये कर दिया था, मैं इसको ही डिफेंड करूँगा, या मैं अपने ईगो का प्रॉब्लम बना लूँ, या मैं कहूँ कि यार ये मैंने अब तो लिख दिया मैंने, अब तो मैंने इसे डिफेंड करना है. तो गिव अप वहाँ पे आपने करना है. लेकिन अगर आपको इंटरव्यूअर कोई हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम्स दे रहा है, गिव अप नहीं करना. सो मेरे ख्याल से 100% ऑफ द केसेस में अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, एक कैंडिडेट है जो उस पर सोच रहा है, लिख रहा है साथ साथ कि यार मैं इस तरह कर सकता हूँ, या उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो कोशिश कर रहा है, वर्सेस द अदर वन जो देखता है 1 मिनट बाद 30 सेकंड्स बाद वो कहता है नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले मेरे से. 100% केसेस में द फॉर्मर वन वुड फेयर बेटर, राइट. और इसमें इवन ये केस भी है कि देखें, मतलब अगर आप वैसे किसी सीनियर से पूछो ना कि यार क्या एडवाइस है इंटरव्यू के, यार कॉन्फिडेंट होके जाओ.
कॉन्फिडेंट होके जाओ, बट अगर कहीं आपकी गलती हाईलाइट हो गई है ना, तो उससे सीखना है। बेसिकली इंटरव्यू ना एक लर्निंग प्रोसेस होता है, तो आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स इंटरव्यू में सीख रहे होते हो। इन माई पर्सपेक्टिव एक आइडियल कैंडिडेट को उसके इंटरव्यू का फीडबैक ना उसके दौरान ही मिल गया होता है। अगर वो सही तरीके से सुने कि इंटरव्यूअर ने क्या कहा और कैसे किया, बाद में पूछना तो शायद वैलिड क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, हमें कॉन्फिडेंस से लगता है कि अगर हम गलत भी थे ना तो हमने उस पर अड़ जाना है। ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये दिखा रहा है कि यार आपको मतलब आप इतने रिजिड हो कि अगर आपकी गलती भी है ना, आपने उस पर स्टिक करना है। टीम्स ऐसे चलती ही नहीं है। आपने इवेंचुअली किसी टीम में ही काम कर लेना, काम करोगे, बाद में टीम लीड बनोगे, लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी ये है कि जो मैंने सोचा हुआ था वो ठीक है और किसी और की इनपुट लेनी नहीं, तो वो आई गेस किसी ऑर्गेनाइजेशन में चलना तो उस बंदे के लिए वैसे पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बड़ा सीरियस रेड फ्लैग होता है। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने कवर कर लिया, राइट। सो ये अब सेकंड स्टेप है हमारा, जिसमें फर्स्ट 5 मिनट्स में आइस ब्रेकर हो गया, अगले 15 मिनट में लेट्स से एनालिटिकल प्रॉब्लम, ये अच्छा इसमें एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकती है। एक तो है ना कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करें, दूसरा एनालिटिकल लाइक हाइपोथेटिकल सिनेरियोज दे दिए, कोई लेट्स से पैटर्न मैचिंग के दे दिए, कोई फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के इस तरह के दे दिए, तो वो भी हो सकते हैं इसके अंदर। सो नाउ वी आर एट द 20 मिनट मार्क इन दिस फर्स्ट इंटरव्यू। 20 मिनट गुजर गए हैं, अब कैसे स्विच होगा इंटरव्यू? अच्छा, अब का जो फेज़ है ना, वो टोटली इसको एवेल्यूएट करने के लिए कि आपकी बेसिक्स कितनी कवर्ड है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम काफ़ी हद तक एवेल्यूएट हो गए हैं, इसके बाद भी थोड़े से आ सकते हैं, लेकिन अब स्टार्ट होता है ऊप का और डेटाबेसेस का। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी ऊप ही एवेल्यूएट की जा रही होती है, और अगेन उस पर बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। आई वुड से कि ऊप के बहुत चंद क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, मसला ये है कि उन क्वेश्चंस का ना, मैं अक्सर कैंडिडेट्स को कह रहा होता हूँ कि यार वही जवाब दे रहे हो जो अगर आप गूगल पे लिखो ना ऊप इंटरव्यू क्वेश्चन, तो वो आते हैं 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस, उनके आंसर्स रटे हुए हैं। मतलब मैंने आज आई वुड से कि 80% कैंडिडेट से पूछा ना पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उन्होंने कहा जी शेप की क्लास होती है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, बात खत्म। यार ये डेफिनेशन सुनने के लिए नहीं कोई आपका इंटरव्यू ले रहा, उसने बेसिकली आपसे कॉन्सेप्ट समझना था कि है क्या। ठीक है, हमें मसला ये होता है कि पेपर्स दे के ना स्टूडेंट्स को आदत होती है कि हमने एक डेफिनेशन लिखनी है और उस डेफिनेशन के नंबर मिल जाएंगे। एक टीचर है ना 100 पेपर चेक करना है, इंटरव्यू का 1-on-1 चल रहा होता है, उसने कॉन्सेप्ट एवेल्यूएट करना है, उसको बेसिकली समझना है कि यार आपने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड क्या की थी और कैसे की थी, और क्या आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। मैं कहता हूँ मैंने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाई अपने FIB में, और मैं कह रहा हूँ हाँ यार मुझे ऊप आती है, मैंने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, ये चीज़ें पढ़ी, मैं उसकी FIP में से रेफरेंस उठा सकता हूँ कि यार इस केस में या ये चीज़ें ये किसी ऊप के प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। मतलब आपकी एक कोई 2 काम डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, इसको क्या कहोगे? यार लाइक कुछ भी नहीं, तो फिर पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पढ़ा था तुमने? ये इवन रियल टाइम एग्जाम्पल भी, कि अक्सर मेरा होता है कि यार अच्छा मुझे इस रूम में से ज़रा समझाओ, नॉन लिविंग में, नाउ दे यार कि ब्लैंक के, यार अच्छा क्या ही होगा वो। हाँ, विच गोज़ डाउन टू कि आपने उस कॉन्सेप्ट के फर्स्ट प्रिंसिपल्स को इंटरनलाइज कितना किया और समझा कितना हुआ है, और उसके आपने प्रैक्टिकल अगेन लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, दिस इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो अगर आपने ऊप के प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे ना कहीं पे किसी भी ऑनलाइन जगह पे, या आपने कोई आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, या आपने लोगों की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, लेट्स से आपने मर्न स्टैक में किया हुआ है अपना FIP, उसके अंदर अगर आपने पॉलीमॉर्फिज्म खुद यूज़ किया हुआ है, तो वो आप बड़ा इजीली, इफ़ यू एक्चुअली डन इट ना, तो आप अगले बंदे को समझा सकोगे इजीली। अगर आपने बुक की डेफिनेशन रटी हुई है तो फिर तो वो लाइक 90% ऑफ द पीपल गिव द सेम आंसर, आप भी सेम दे रहे हैं, तो उसमें आप कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहे। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, और आई गेस इसमें ये चीज़ भी है कि हम लेट्स से जब कोडिंग प्रॉब्लम्स भी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कोडिंग कंपटीशन इज़ अ गुड थिंग, लेकिन वहाँ ना सिर्फ टाइम गेम होती है। लीड कोड पे अगर आप अच्छा कोड लिखते हुए वैलिडेट करते हो तो आप कहीं ना कहीं कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे। मसला ये होता है कि अगर आप ब्लैंक कहीं पे बस प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम, कि मैंने टाइम बाउंडेड प्रॉब्लम्स क्विक करनी है, आप इंप्रूव नहीं करोगे। जब आप क्वालिटी इंक्रीज करने जाओगे तो वहाँ DS के साथ ऊप ने ऑटोमेटिकली प्ले करना ही करना है। ठीक है, पॉइंट ये होता है कि ऊप ना आई वुड से कि हर जगह शायद दूसरे सेमेस्टर में पढ़ ली जाती है, हर यूनिवर्सिटी में। अब वो दूसरे सेमेस्टर में पढ़ के ना हम दूसरे में ही छोड़ आते हैं। अब जब अगले कोर्सेज आए हैं वहाँ उसको अप्लाई किया ही नहीं। हर जगह पीछे मिलेगी, आप पैकेजेस यूज किसी भी मर्जी लैंग्वेज में जाओ, पीछे यूटिलिटीज़ हैं, आपको पीछे ऊप ही मिलनी है। ठीक है, अब कई दफ़ा मतलब जावास्क्रिप्ट के लोगों से इंटरव्यू हो रहा है, उनसे कुछ ऊप के सवाल किए जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कुछ कहीं ना कहीं तो पीछे आपको नजर आया होगा ना, उनके पास एग्जाम्पल ही नहीं है, क्योंकि उस वे में कभी चीज़ देखी ही नहीं कि यार कैसे जा रही होगी। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि इंटरव्यू ने डेफिनेशन नहीं सुननी, उसको समझना है कि यार आपको इस चीज़ का मेन आइडिया है या नहीं। दिस गोज फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, कि यार ये 4-5 तो चीज़ें हैं, तो क्या आप इनको प्रैक्टिकली समझ पाए हो या नहीं पाए। और वो आई गेस ईजी है, वो टफ नहीं है।
अगर स्ट्रक्चर शायद फिर भी टफ टाइम है। स्पेंड किया उसके अंदर। राइट, हाँ यार कभी कभी जब मैं फर्स्ट इंटरव्यूज़ ले रहा था, कभी कभी स्टूडेंट्स कहते थे कि जी वो ऊप तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी तो इसलिए वो ज़रा स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी। सेम गोज़ फॉर डेटाबेसेस कि वो तो फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ी थी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, ये ना स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जो फ्रेश ग्रेड इंटरव्यू देने आया है ना, तो एक इंटरव्यूअर की नज़र में इसकी सारी डिग्री आज ख़त्म हुई है, तो इसको इसकी डिग्री याद होनी चाहिए। अगर एक इंटरव्यूअर 5 साल इंडस्ट्री में लगाने के बाद उसको कॉन्सेप्ट्स याद है और एक बच्चे को अभी पढ़ के नहीं याद, तो उसको इंडस्ट्री में रह के चीज़ें कहाँ याद रहेंगी? तो ये तो एक्सक्यूज़ ही नहीं है कि यार मैंने वो पहले में पढ़ा था या 4 में पढ़ा था। आपने एक कोर्स कंप्लीट किया अभी, उस कोर्स में जितनी चीज़ें थी ना, मुझे मेरी नज़र में आपने आज ही पढ़ी हैं। राइट, तो अगर आप कहते हो कि नहीं याद, तो तो आई you're गेस non-serious। वो रेड फ्लैग हाँ। है। ठीक है, सही है। सो ऊप हो गई, ऊप के अलावा क्या पूछा जाएगा? डेटाबेसेस। डेटाबेसेस। हाँ, डेटाबेसेस में भी आई हैव आल्सो हर्ड पीपल से कि वो एफआईपी हमने लेट्स से ओआरएम में किया था या हमने लेट्स से मोंगो यूज़ की हुई थी, तो हमें क्वेरीज याद नहीं है सारी। तो दैट आल्सो डजंट वर्क। सेम गोज़ फॉर क्वेरीज, ठीक है? ठीक है। कि आई गेस 5वां 6वां सेमेस्टर होता है रफली हर यूनिवर्सिटी का डेटाबेस कवर करने का, और डेटाबेस 70 to 80% ऑफ एफआईपीज में है ही है। हम्म। वेब की जिधर है कोई ना कोई डेटाबेस तो आपने लगाई होनी है ना। अब आप कहो कि यार हमें उसका आइडिया ही नहीं है, या हम क्वेरी नहीं लिख सकते, रफली बता सकते हैं। यार अगर ये बंदा कोई वो कह रहा हो ना जो 3-4 साल से ओआरएम कर रहा है, वो भी शायद ओआरएम स्पेसिफिक सही लिख देगा, वो रॉ नहीं लिख पाएगा। लेकिन जो फ्रेश है उससे तो रॉ की एक्सपेक्टेशन है। अब उसको नहीं पता कि क्वेरी का स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ना, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन इवन आई हैव सीन कि यार एग्रीगेट यूज़ किया हुआ फंक्शन, ऊपर ग्रुप बाय लगाना नहीं याद रहा। अच्छा हाँ, ग्रुप बाय था यार। यहाँ आके ना ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है कि ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। हर टीचर डीबी पढ़ाते हुए बड़े एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि यार ये कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आप एग्रीगेट यूज़ करो ये आएगा, हैविंग ऐसे यूज़ होना है, सब क्वेरी का ये पर्पज़ है, जॉइन ही है। इवन अगर आप जॉइन पूछते हो ना डायरेक्टली कि हाँ यार कितने हैं, वो जी इनर होता है आउटर होता है, यहाँ से आ जाएगा। वेन डायग्राम बना के हाईलाइट करना बहुत आसान होता है। आप 2 टेबल बना के सिनेरियो दे दोगे ना, वहाँ अब वो सोच ही पड़ जाएंगे जॉइन क्या। मसला यही है कि प्रैक्टिकली चीज़ करके देखी नहीं, बस ये कोशिश की कि मुझे लगता है सबसे बड़ा इसमें नुकसान किया है बच्चों का, जो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं ना गूगल पे, उन्होंने डायग्राम्स बना दी, ये वही डायग्राम याद करके आ जाते हैं। क्रैमिंग से इंटरव्यू क्लियर नहीं हो सकता, डिग्री क्लियर हो सकती है। तो ये चीज़ ना इनको ख़राब करती है, और क्वेरी आनी चाहिए। Right. थोड़ा बहुत अप डाउन हो आपको इंटरव्यूअर गाइड कर देगा, बट आपको मुझे सिंटेक्स ही नहीं याद, मैंने कभी किया ही नहीं है। और जो अभी आपने बात की ना कि मैंने तो मोंगो यूज़ कर ली, मैंने ये यूज़ कर ली, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपने कहा कि मैंने मोंगो यूज़ कर ली, फिर आओ रैशनल पे कि रिलेशनल वर्सेस उनका क्या सीन है, क्यों मोंगो की, क्या यूज़ केस बन रहा था, उधर आप ज़्यादा फंस जाओगे। ये तो आप खुद इंटरव्यूअर को दावत दे रहे हो कि यार मुझे उस जगह जाके चैलेंज करो जहाँ मैं नहीं जवाब दे सकूंगा। और वो अगेन वो मन वाली पेड़ चाल है कि हर बंदे ने मन मीन करना है विदाउट हैविंग अ रैशनल कि मैंने बनाना क्या। तो वो शायद एक अलग तरफ बात निकल जाए। ठीक है। लेकिन डीबी आना इस पॉइंट से कि क्वेरीज आती हों, ईआरडी बनानी आती हो, ईआरडी स्पेसिफिकली, मतलब आपके एफआईबी की ईआरडी तो बनी जानी है। आपको रट्टी होनी चाहिए, लाइक एटलीस्ट अपने एफआईबी की तो आपको रट्टी होनी चाहिए। कहाँ पे आपने M2M यूज़ करना है, कहाँ पे आपने 1 to many यूज़ किया, क्यों किया यूज़। अच्छा, वो इवेल्युएटेड भी हो। एक है कि यार आपने शायद कहीं से बना ली, किसी टूल से कह के निकलवा ली, लेकिन आपको रीज़न ही नहीं पता कि यार ये 1 to many क्यों है। अब इंटरव्यूअर अगर आपको फंसा दे, वो केस डिफरेंट कर दे कि अब बताओ क्या होगा, आपको फिर नहीं याद। क्योंकि जब तक आप हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करके नहीं देखोगे, तब कहीं ना कहीं आपने बॉटल नेक बनना ही बनना है उस चीज़ के ऊपर, और वो फ्लैग हाईलाइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और इस इंटरव्यू के अंदर और कोई टॉपिक है जो आ सकता है? अच्छा, अदर देन दिस डेटा स्ट्रक्चर्स एक और वे में भी वैल्यूएट होते हैं। अभी तो हमने कहा ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही वैल्यूएट होते हैं। कई दफ़ा ये भी होता है कि आपको डमी सिनेरियोज दिए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से हम ना नादरा का रेप्लिका क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और हमने उतना ही डेटा स्टोर करना है, क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अब इस पर आप कह दो कि जी हम लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो इतनी जाएगी, आपको साइज़ भी नहीं कन्फर्म, साइज़ इंक्रीज, काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिकल यूज़ केस पता होना चाहिए, कहाँ क्या यूज़ केस आएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो आपको प्रॉब्लम देखे यार इसको इस स्ट्रक्चर से करना है, शायद वो स्ट्रक्चर ही गलत बता रहा हूँ, इन ऑर्डर टू सी कि आप समझ पाते हो इस बात को कि नहीं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स आई गेस दोबारा एवेल्युएट हो जाते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ, या एक्सप्लिसिटली डेटा स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं इन ऑर्डर टू सी कि यार बाकी जगहों पे आपको यूज़ केस का आइडिया है या नहीं। डीबी में भी एवेल्युएट हो जाते हैं। मतलब अगर आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ट्री की देखो, वो आपको डेटाबेसेस में ही मिलती है, तो वहाँ पूछना कि हाँ यार बिहाइंड द सीन्स क्या था, उससे आपकी ये चीज़ें बड़ी ईजिली हाईलाइट हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। राइट, सो ये 4 जो टॉपिक्स हैं इन पे हमने बात कर ली। आई थिंक एट दिस पॉइंट वी आर अबाउट 40 मिनट्स थ्रू दिस फर्स्ट 30, 35 or 40 35 roughly. 40 मिनट्स के करीब होंगे। अब हमारे पास 20 मिनट रह गए हैं फर्स्ट इंटरव्यू के अंदर, विच लीव्स
20 minutes for FIP plus other questions, ठीक है। तो अब let's say आपने किसी ने ये दो पहले, अच्छा एक तो ये है कि अगर आपने इफ़ यू परफॉर्म वेरी पुअरली इन द फर्स्ट 2 तो हो सकता है अभी तक आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए, ठीक है। तो अगर आपका इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाता है, इसका लाइक 80% चांस यही है कि यू डिड परफॉर्म पुअरली, 20% चांस ये है कि शायद इंटरव्यूअर को जल्दी हो, उसकी कोई मीटिंग हो वगैरह, ठीक है। तो एक तो ये टेल साइन है। दूसरा ये कि अब आते हैं FIP, तो क्या ज़्यादातर इंटरव्यूअर्स FIP को ज़रूर कंसिडर करते हैं फर्स्ट इंटरव्यू के अंदर? हाँ, कई दफ़ा ये होता है आइस ब्रेकिंग की FIP से कर लेते हैं, और कई दफ़ा होता है कि वो सारे बेसिक्स इवैल्यूएट करने के बाद FIP पे जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी FIP ना बहुत कम होते हैं। तो वो पहले आप पूछ के ना आपके ज़हन में कैंडिडेट का इंप्रेशन वैसे ही डाउन हो जाता है, क्योंकि उतनी डेप्थ नहीं निकली होती। तो वो पहले अपना रैशनल बिल्ड करते हैं टेक्निकल बेसिक स्किल्स की बेस पे, और फिर आते हैं FIP के लिए कि अच्छा आप देखते हैं कितना है। इन माय ओपिनियन कि अगर आपकी पिछली चीज़ें कवर्ड है ना और आपने FIP भी अच्छा किया हुआ है तो ये आपको मज़ीद प्लस देगा। लेकिन अगर मैं पहले FIP पूछ लूँगा ना तो मेरे ज़हन में अक्सर मुझे लगता है कि यार इमेज एक और बायस क्रिएट हो जाता है, हाँ। डाउन हो जाएगी, क्योंकि FIP उस लेवल के आते ही नहीं है। ऑल्सो FIP में ये भी तो होता है कि अगर 4 लोगों का FIP है तो एक आधे बंदे ने ज़्यादा काम किया होता है, तो इफ़ यू आर नॉट दैट वन पर्सन तो आप बहुत जल्दी पकड़े जाते कॉल्ड हो। आउट, हाँ। तो वो फिर आपकी मुसलसल ना एक गलत इमेज बनी होती है इंटरव्यू में, तो वो इंटरव्यू का इंटरेस्ट लूज हो जाता है, सो तुम ऐसा करते हो कि FIP को बाद में करते हो? बाद में ले जाते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जब FIP की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, पहली चीज़ तो यही कि आइडिया कि हाँ जी क्या बन रहा था, क्या होगा स्पेसिफिकली उसका रोल। अब कई दफ़ा क्या होता है, जैसे आपने हाईलाइट किया कि यार उस बंदे का उतना काम नहीं था, शायद 4 में से एक ने किया, लेकिन अब 4 ने सेम ही कहानी बतानी है जहाँ भी इंटरव्यू देने जाना है। आई गेस FIP बताते हुए आपको बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए कि मेरा रोल क्या था, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि अच्छा आपका रोल क्या था, कितने बंदे थे और उनमें से आपने क्या किया। आप पहले बता दोगे तो आप एक क्वेश्चन बचा रहे हो एक बंदे का। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट कर जाती है। अगर एक बंदा साफ बता देता है कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन ही की हुई है और उसके पीछे टेक्निकल ठीक था, तो मुझे भी पता है कि यार मैं इस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता, टेक्निकली ठीक था और मैं उस बेस पर अपना डिसीजन लॉक कर सकता हूँ। हाँ, वो अगर फेक करता है कि नहीं जी मैंने तो टेक्निकली ये किया था, टेक्निकली असेस करूंगा, अगर वो चीज़ें गलत निकली तो मुझे पिछली असेसमेंट पे अपनी पे शक होगा। राइट। फिर आई वुड बी लाइक कि यार नहीं मुझे शायद वहाँ पे गलत फहमी हुई है कि ये तो इसको आता ही नहीं, तो या फिर तो ये गलत मुझे है। गलत फहमी हुई है या फिर ये बंदा ही इज लाइंग हाँ, इन एन इंटरव्यू तो व्हिच इन इज अ आइदर ह्यूज केस रेड फ्लैग। इन आइदर केस रिजेक्टेड। हाँ, तो उसमें बहुत बेहतर है कि ऑनेस्टी रखी जाए। कई दफ़ा होता है कि लोग साफ बताते हैं कि हमारा तो इतना ही काम था, एंड दे इवन गेट लाइक प्रोसेस क्लियर हो जाता है उनका, तो वो इतना मसला नहीं होता। फेक करने से ज़्यादा मसला हो जाता है, क्योंकि आप उतने ही पॉइंट्स दे रहे हो एक बंदे को इवैल्यूएट करने के लिए। राइट, एब्सोल्युटली। ओके, और सो FIP का ये हो गया, एनीथिंग एल्स इसके अंदर FIP के अंदर? हाँ, अच्छा FIP में ना आई थिंक ये भी तो सवाल होता है ना कि यार अच्छा प्रॉब्लम क्या है FIP के अंदर सबसे बड़ी? प्रॉब्लम क्या है, और आई गेस ये वो जगह होती है जहाँ ना आपको अपने आइडिया को बैक करना होता है। सो आई जनरली आस्क पीपल कि यार FIP क्या है, दे आर लाइक कि बस वो एक प्रोजेक्ट करना पड़ गया, ज़रूरी भी था, कोई ग्रुप भी ऐसा बना हुआ था, कर लिया, आइडिया को अपने बैक ही नहीं कर रहे होते। इन माय ओपिनियन कि आपके 4 साल का ना निचोड़ आपका FIP होना चाहिए, तो आपके लिए वो बड़ा बड़ा सीरियस मैटर होना चाहिए। मतलब आपके लिए FIP क्या है कि नहीं सर वो ऐसे ही बस मुझे मजबूरन करना पड़ गया, तो अगर आपके 4 साल की वैल्यू को आपने इस तरह रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप सीरियस ही नहीं हो। यस। बड़ा हाई स्टेक्स चीज़ है ना, हाँ, आपकी लेकिन डिग्री यार उसके साथ ही। ये भी होता है कभी कभी कि आप वाकई उस वक्त सीरियस नहीं होते, है ना, और बाद में आके आप सीरियस होते हो। लाइक आपने 7th सेमेस्टर का स्टार्ट हुआ, आपने जल्दी जल्दी में कर दिया, उस वक्त आप सीरियस नहीं थे, लेकिन 8th में आप वाकई सीरियस हो गए, तो अगर इस तरह केस हो तो क्या करना चाहिए? आई गेस वही टाइम इन्वेस्ट करके उस चीज़ को फिक्स करना चाहिए ना। Right. मतलब आप उसमें बेहतर परफॉर्म करते, क्योंकि अब की जो मार्केट है ना, अगर आप कहो कि पहले ज़माने में कभी ये था कि डिग्रीज बस क्लियर की, जॉब्स मिल जाती थी, आवाम कम थी। अब एक यूनिवर्सिटी से इतनी आवाम है कि उसकी प्लेसमेंट करना टफ हो जाता है। तो अगर अब आप कहो कि हम मतलब आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी जहाँ के बच्चों के बड़े सॉलिड FIPs हैं, तो आप क्यों प्रेफर करोगे कैंडिडेट को जो टेक्निकली बस ठीक है, FIP में सीरियस था नहीं? क्योंकि FIP ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो चीज़ आपने अपने ओन पे करनी थी आपने कितनी अच्छी की। उसका मतलब है कि आपको उस बंदे को बार बार पिंग नहीं करना पड़ेगा, वो अपना काम कर लेगा। 2 के ऐसे बंदे बहुत कम में होंगे, लेकिन वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐड करता है। तो इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा शायद थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हो जाए। फ्रेशीज़ की ना हमेशा रेंजेस होती हैं सैलरी की। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार 50 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ ना क्या फ्रेशी की सैलरी है, तो ये जो 100 पे जा रहा होगा ना, इसकी ये चीज़ आपसे डिफरेंट होगी। कई दफ़ा होता है फ्रेशीज़ हायर होते हैं, कहते हैं यार फलां को इतनी मिल गई, मुझे ये नहीं मिली। उसने कहीं ना कहीं चीज़ों में डिफरेंट डाला है। बेसिक क्लियर करने पे सबकी 50 थी। अब ये जो 50 से 100 का सफ़र है ना, ये आपकी मेहनत आपका डिसाइड करवाती है कि यार मेरे बाकी एरियाज़ कितने फिट कवर थे, कंपनी मुझे क्यों इतना आगे पे कर रही है। क्योंकि कंपनी ने रिवॉर्ड भी करना है ना। अगर हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं, एक ने बस टेक्निकली सही किया, एक टेक्निकली भी फिट था, FIP भी उसका बेहतरीन था,
तो जिसकी दोनों चीज़ें ठीक थी और दूसरे वाले इन दोनों की सैलरी सेम तो नहीं हो सकती, तो ये आपका रिवॉर्ड भी होता है। बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, सो एफआईपी वाले पार्ट पे आई थिंक 10-15 मिनट स्पेंड उस पर कर लिए एंड देन वी आर लेफ्ट विद द लास्ट 5 to 10 मिनट्स। तो आखिरी 5-10 मिनट में क्या होता है? हाँ, अब अगर तो एनालिटिकल रीजनिंग आपने पहले कर ली हुई है तो अगेन एंड पे नहीं हो रही होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड पे कर देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कई दफ़ा ना लोग टेक्निकली शायद उतने सॉलिड नहीं होते बट एनालिटिकली दे आर शार्प, तो आपका ना इंटरव्यू एक अच्छे नोट पे एंड हो जाता है और आपको एक पॉजिटिव वाइब आती है कि हाँ यार मैं शायद कुछ अच्छा अचीव करके जा रहा हूँ। बट अगेन 5 मिनट्स आप रख लें रफली कि एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए होते हैं एंड के ऊपर। इफ़ एनालिटिकल क्वेश्चंस आर डन, उसमें भी अगेन यही देखा जा रहा होता है कि यार गिव अप तो नहीं कर रहे, सिनेरियो सोच रहे हैं। और एनालिटिकल में सोचना बहुत ज़रूरी होता है मेरे ख्याल में, कि बहुत नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम्स नहीं दी जाती एनालिटिकल में, क्योंकि जनरली एंड पे इसीलिए आ रहे होते हैं कि बस रैप अप करना होता है। हाँ, उसमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना वो बहुत ज़रूरी होता है कि यार बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। जिस तरह वो अगर वो 8 बॉल प्रॉब्लम जो थी उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर किसी आई हैव सीन पीपल के उनके जेन में बैलेंस की वाला केस आ ही नहीं रहा कि यार मैं रख के करके देख लेता हूँ, वो उसी में स्टक हो जाते हैं क्योंकि माइंड में ये होता है कि यार इंटरव्यू में तो आनी टफ चीज़ है हाँ, और इम्प्रेस करना है हमने। और इम्प्रेस करना है, तो बड़ा मैंने नॉन ट्रिवियल सोचना, एंड वहाँ ये चीज़ थोड़ी सी ऑफ हो जाती है। तो आई वुड से कि 5 मिनट लास्ट पे आप ले जाते हो एनालिटिकल के लिए। हाँ, और वो आउटरो भी हो सकता है। इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि यार अच्छा फारिग टाइम में क्या करते हो, या फिर पिछले किसी सेक्शन में से कोई चीज़ उसने अगर कवर की होती है उस पर वो अनश्योर होता है और उसके पास 5-7 मिनट है तो वो उनको भी दोबारा कवर कर सकते हैं। सो आई थिंक इस तरह आउटरो हो जाता है। ऑलराइट, कभी कभी ऐसे होता है कि इंटरव्यूअर आखिरी 5 मिनट में कहते हैं यार अच्छा मेरे आपसे यही सवाल थे, आपके मेरे से कोई सवाल है? तो क्या ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है इंटरव्यू का जिसमें इंटरव्यूअर ये पूछता है, या बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे? अच्छा, ये कई दफ़ा ना आपकी जो इंटरव्यू के माइंड में डिसीजन है ना उसको चेंज कर सकता है ये सवाल। ठीक है, अगर लेट्स से इंटरव्यू हो गया, एक बंदा ना शायद 50-50 पे है, उसने कोई मतलब इंटरव्यू भी अनश्योर है, वो कह रहा है शायद यार मैं बाद में देखूंगा मैंने येस करना है या नो करना है, अभी 50-50 पे है, उसने ये सवाल कर लिया। अब अगर आप उससे क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ आते हो, क्वालिटी क्वेश्चंस वुड बी लाइक कि यार अच्छा आपने अपनी चीज़ें इंटरव्यू में असेस की, उससे रिलेटेड कुछ पूछ लो कि अच्छा प्रॉब्लली मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स वाले क्वेश्चन में इस पर लैग किया, इसकी कोई और बेहतर अप्रोच आप मुझे गाइड कर सकते हैं। उसको समझा कि हाँ अच्छा ठीक है इस वजह से ये सही है। उसके अलावा फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कि अच्छा यार, अब कई दफ़ा क्या होता है कि आई गेस किसी भी कंपनी की ना टेक स्टैक ओपन होता है, मतलब अगर आप लिंक्डइन एक्सप्लोर करो ना आपको पता है इस कंपनी का टेक स्टैक क्या है, जॉब्स वो देके किस लोगों को रोल देख के के लिए पता चल हायर जाता कर है। रहे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन में भी शायद लिखा हो, प्रोजेक्ट्स में लिखा हो। ठीक है, वहाँ आके लेकिन अगर आप ये सवाल कर दो कि अच्छा तो टेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पे, हाँ, तो वो इंटरव्यू भी लाइक कि यार अच्छा मैंने वहाँ पे ना और रिवर्स हो जाएगा उसका स्टांस कि यार मैंने इतना टाइम भी इन्वेस्ट किया, इसको तो कंपनी का भी नहीं पता। लेकिन अगर इसके बजाय लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने ये देख लिया कि कोजन का इंटरव्यू में देने गया हूँ और कोजन में पाइथन और जावास्क्रिप्ट है, मैंने उससे पूछा यार अच्छा पाइथन में कौन कौन से फ्रेमवर्क्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप जेंगो ही कर रहे हैं, आपने जेंगो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं देखा। आई वुड लव कि किसी बंदे ने सवाल किया होता, आज तक नहीं हुआ। अगर आप 49 पे थे ना इंटरव्यू के माइंड में तो आप इजीली 55-60 तक पहुंच गए होंगे। हाँ, क्योंकि इसका मतलब है उसने टाइम इन्वेस्ट किया, उसने और कितनी देखा। देर लगती है? 2 मिनट 3 मिनट लगते अच्छा हैं? लिंक्डइन तो हर बंदा ही देख रहा है ना, लेकिन हाँ। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी। ठीक है, सेम इस तरह के आप शायद फ्रंट एंड से रिलेटेड कर सकते हो, आप करियर पाथ पूछ सकते हो कि यार आप अपने इंजीनियर को क्या क्या करियर पाथ ऑफर करते हो, मतलब अगर आपके पास मैं आज आ जाता हूँ एज अ फ्रेशी तो साल बाद मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, कोई ये लैडर है या इंटरव्यूअर नहीं, को दिखाता है कि आप अपनी ग्रोथ के बारे में कंसर्न्ड हो। कितने कंसर्न हो। और लेट्स से आप उससे रोड मैप लेके जाओ कि अच्छा इफ़ आई वाज वीक इन दोज एरियाज, आप मुझे कुछ इंप्रूवमेंट पॉइंट्स बता सकते हैं या मुझे कोई रिसोर्सेज बता दें। कि मुझे क्या करना चाहिए जिनसे मेरे, फॉर एग्जांपल मैं एनालिटिकली वीक था तो मुझे आप कोई गाइड कर सकते हैं, कोई साइट, या मैं ये देख लूँ, या मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग में उतना ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाया, कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम आप कहते हैं मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए या मुझे उसके यूज़ केसेस देखने चाहिए। इस तरह की चीज़ों से ही ना शायद उसका डिसीजन रिवर्ट हो जाए। कभी कभी इस इंटरव्यू में लोग ये भी कहते हैं कि वो मैं सैलरी की बात करनी थी, तो फॉर एवरीबडी हुज लिसनिंग दिस कि ये बिल्कुल गलत जगह है सैलरी की बात करने की, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहे मोस्ट प्रॉब्ली उसको सैलरी का आइडिया नहीं होगा और वो एचआर का काम है। तो आपने इसमें सैलरी का बिल्कुल भी नहीं पूछना। सैलरी की बात तब आएगी जब आपने सारा कुछ क्लियर कर लिया। और सैलरी की बात आपकी होनी भी एचआर के बाद है, राइट, जब सारा कुछ ओके हो जाएगा। जब सारा कुछ कंप्लीट हो चुका हुआ है। ऑलराइट, सो इस पॉइंट पे फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो गया है। वुड यू से कि यार सेकंड इंटरव्यू मोर और लेस सेम ही होता है, बस ये कि एक डबल चेक एक्सरसाइज होती है कि यार एक फर्स्ट इंटरव्यूअर ने अगर कोई गलती से उससे कोई चीज़ मिस हो गई तो 2 बंदों का +1 मिल जाए ताकि हम इस बंदे को हायर कर लें?
हाँ, एरियाज यही होते हैं। मतलब इसके अलावा कोई नया एरिया नहीं आएगा जो वो बंदा पूछेगा। वो सिर्फ ये कर सकता है कि अगर तो फीडबैक में गिवन था कि यार ये एरियाज वीक हैं, या वो उनको रीवैल्यूएट कर लेगा, या अगर किसी एरिया पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि यार इस बंदे की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत सॉलिड है, वो उसको रीवैल्यूएट कर लेगा थोड़ा ज़्यादा टफ करके। कि कहीं फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं आ गया हाँ, पहले से। तो उसने सिर्फ वैलिडेट करना है, बाकी वो ज़्यादा देखेगा कि यार एटीट्यूड अब किस तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम शायद एक और करवा ले कि यार अच्छा फॉर एग्जांपल ये बंदा 1.5 घंटे से प्रॉब्लम सॉल्विंग में बैठा हुआ है, मैं इसको एक और चैलेंज देता हूँ, कितनी देर ये बर्दाश्त कर पाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई गेस सेकंड इंटरव्यू आपके शॉर्टर होते हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट इंटरव्यूअर ने मेन एफर्ट करके सारे एरियाज हाईलाइट कर दिए होते हैं। उसके बाद सेकंड वाले ने सिर्फ वैलिडेट करना है, जिसमें उसको लग रहा है कि जिसमें पिछले इंटरव्यू का फीडबैक था कि यार यहाँ आई एम नॉट श्योर, या आप इसको चेक कर लो। बिल्कुल ठीक है, सही है। सो ठीक है, फर्स्ट और ये भी हो सकता है कि आपका सेकंड इंटरव्यू किसी और दिन हो, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेक योर पॉइंटर्स बैक फ्रॉम द फर्स्ट इंटरव्यू, उनको जाएं इंप्रूव करें ताकि सेकंड के लिए आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो गए। अच्छा, जहाँ पे तो ये सेम डे पे नहीं होता, वहाँ तो वो श्योरली इस चीज़ को एवेलुएट करते हैं कि यार अगर इसके डेटा स्ट्रक्चर्स इन वीक थे, क्या ये उन पे काम करके आया या नहीं आया। सो प्रीवियसली आई न्यू अ कंपनी, तो वो एवेलुएट वो उसी क्वेश्चन पे करती थी दोबारा। और बड़ी अच्छी चीज़ थी कि यार अगर आपको पता चला कि मैंने ट्री का सवाल गलत किया, मेरे से ट्री नहीं हुआ, और मैं अगली दफ़ा उन्होंने मुझे दोबारा बुला भी लिया, वो फिर वही सवाल दे देते थे, और अगर किसी ने उसको कर लिया तो वो हायर ही होता था। राइट, नाइस, ज़बरदस्त। ठीक है, सो आई थिंक वो फर्स्ट स्टेप हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग का, सेकंड हो गया फर्स्ट इंटरव्यू का, फिर थर्ड पे सेकंड इंटरव्यू हो गया। ये अगर 3 स्टेजेस किसी ने क्लियर कर लिए हैं तो आई थिंक दे मेड इट 75% ऑफ द वे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आखिरी स्टेज पे आप 75 0 पे भी आ सकते हैं। ये वो स्नेक्स एंड लैडर्स की तरह भी हो सकता है आपके साथ, विच इज़ लाइक मुझे लगता है कि यार स्टूडेंट्स इस पे तो बहुत एफर्ट करते हैं पहले सेकंड इंटरव्यू तक। उसके बाद जो एंड पे एचआर इंटरव्यू होता है, उनको लगता है कि यार ये बस हेलो हाय ही हो रही है इसमें, वो उस पर इतना फोकस नहीं करते। तो लेट्स जस्ट ट्राई एंड ब्रेक दैट डाउन कि एचआर इंटरव्यू में क्या होता है और व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। अच्छा, एचआर में ना मसला ये होता है कि जब आपने 2 टेक्निकल इंटरव्यूज़ क्लियर कर लिए हैं ना, तो यू आर ऑन अ हायर हॉर्स कि भाई मैं तो चीता हूँ, अब क्या ही रह गया। तो एचआर को तो वो कंसिडर ही नहीं कर रहे होते। अब जो एचआर होता है ना, वो बड़े स्ट्रांगली देखने आ रहे होते हैं, अगेन कल्चरल फिट है या नहीं, बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, इस तरह की चीज़ें। अगर आप 2 इंटरव्यूज़ क्लियर करने के बाद आप आगे हुए हो कि यार मेरे से बेहतर तो चीता है ही कोई नहीं और मैं ये सारा कुछ हूँ, ये चीज़ फौरी पकड़ी जाती है एचआर में। सो अब हमारे पास बहुत मेजरली ये होने लगी है कि लोगों के 2 टेक्निकल क्लियर होते हैं और वो एचआर में रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगेन उसकी रीज़न यही होती है कि अब आप इस फील्ड में आगे हुए हो, आप अपनी प्रायोरिटीज़, अपने कंसर्न्स चेंज कर देते हो। सो लॉट ऑफ टाइम दिस हैपन्स कि फ्रेश ग्रेड से ना पहले पूछा जाता है कि यार अच्छा प्रेफरेंस क्या थी, सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जब एचआर इंटरव्यू में जाते हो, कहते हैं नहीं अब मैंने ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है मेरी। दिस शोज़ कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरफ जा रही है। हाँ, आपने पहले ज़्यादा मांगना है, मांगो, देयर इज़ नो हार्म इन इट। बट अगर आपको लगा कि हाँ अब ये हो गया, मैं एचआर के साथ इस वे में आऊँगा, अगेन उनके पास सारा डेटा पॉइंट्स होते हैं, वहाँ ये चीज़ बहुत बुरी बैकफायर करती है। एंड देन अगेन एटीट्यूड, ठीक है, कि आप कितने पॉजिटिव हो, क्योंकि यहाँ तक आपको ये श्योरिटी हो गई है कि दे आर इंटरेस्टेड इन मी। अब ये वही बात है कि यहाँ से हैंडल कैसे करते हैं। हाँ, अब ये बात यहाँ से आप ही ख़राब कर सकते हो, एचआर नहीं ख़राब करने के लिए आया। उसने सिर्फ ये देखना है कि आप इस चीज़ को पॉजिटिवली ले गए हो या आपने इसको ख़राब करना था अपने लिए। आप कंपोज्ड हो, आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, और पीछे से जो अच्छे फीडबैक्स आए हैं, क्या ये ट्रू थे या नहीं थे, राइट। ऑल्सो काफ़ी सारे लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन एचआर के पास वीटो का राइट होता है। जिस कंपनी का जितना अच्छा कल्चर है ना, उतना स्ट्रॉन्ग एचआर का वोट होता है। ठीक है, सो अगर आप एक अच्छे कल्चर वाली कंपनी में जा रहे हैं, आप पीछे चैंपियन हो, आप 98 आउट ऑफ 100 हो ना, एचआर ने अगर वीटो कर दिया ना कि नहीं मैं ये हमारी कल्चरल फिट नहीं है, तो यू कुड जस्ट लूज ऑल ऑफ इट। तो ये इसको एज अ फॉर्मेलिटी नहीं लेना चाहिए, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आई वुड से कि अगेन ह्यूमिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगेन आपको पता चल गया तो हम्बल होना ज़रूरी है। सेकंड, आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें देख रहे होते हैं वो होता है आपका ग्रोथ माइंडसेट या आपका लर्निंग एटीट्यूड, कि यार आपको पता चला आपकी चीज़ें गलत हो गई। तो कभी कभी काफ़ी दफ़ा तो ऐसा होता है, एचआर पूछते हैं अच्छा जी सुनाए कैसा रहा आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो आपका वो बड़ा फिट हुआ, ज़बरदस्त, मैंने तो सारे क्वेश्चंस कर लिए। दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर। मे बी अगर आपकी 2 चीज़ें गलत हुई हैं तो आप ये भी कह सकते हो कि यार मेरा जनरली अच्छा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सेकंड इंटरव्यू में 2 गलतियाँ कर ली, 3 गलतियाँ कर ली थी। द एबिलिटी टू बी ओपन टू फीडबैक एंड टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स इज़ अ ह्यूज +1। और वो लाइक एचआर जाएगा, उसको पता चलेगा यार कि उस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी मिस्टेक्स मानने में, तो दैट इज़ ग्रेट। और एचआर ना वो वाहिद बंदा होता है जिसके पास ना आपका
पूरा लॉग होता है राइट कि आपने एक्सपेक्ट क्या किया था, पहले इंटरव्यू का क्या फीडबैक है, दूसरे का क्या है, कॉल क्या हुई थी, उस पर बात क्या हुई थी, सब कुछ है। हाँ। टेक्निकल वाले के पास, पहले वाले के पास तो कुछ भी नहीं है, दूसरे वाले के पास पहले वाले का फीडबैक है बस। तो HR वो वाहिद बंदे के पास सारों की स्टोरी पड़ी हुई है। अब वो सारों की स्टोरी खोल के बैठा होता है कि अच्छा यार मैं अब इन सारे पॉइंट्स को वैलिडेट करूंगा। तो जहाँ से उसको लगता है कि यार नहीं ये वाली चीज़ गलत है, तो अगेन वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव काउंट होती है। राइट। HR इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें? यार आई गेस से कि इसको ना सिंपल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनेस्ट रहो, सिंपली जो वो पूछ रहा है और उसको ऑनेस्टली जवाब दो। कई दफ़ा इवन HR में फेक करने पे भी ना ये चीज़ हाईलाइट हो जाती है। एब्सोल्युटली ठीक है कि यार अच्छा नहीं मैं ज़रा HR के सामने X में जाऊँगा और ज़रा इम्प्रेस करने की कोशिश करूँगा, वो बैकफायर कर जाती है। आप ऑनेस्टली बता रहे हो आपने क्या करना है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी और आप सेम पेज पे आ सकते हो या नहीं। जितनी चीज़ें आप सिंपल रखोगे ना उतना आपका HR क्लियर करना ईजी है। हाँ। हाँ, कम्युनिकेशन डज मैटर कि आपको तरीके से बात करना आती हो, आप प्रेजेंटेबल हो, ये चीज़ें तो अगेन हर जगह ना इसकी सेम वेटेज है, टेक्निकल में भी और यहाँ पे भी। बट HR में ज़्यादा वेटेज आ जाती है आपकी ऑनेस्टी की। ठीक है, अगर आपके साथ कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक थी भी तो आप ओपनली बताओ। मतलब ये केसेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आते हैं कि जब आप एक्सपीरियंस हायरिंग कर रहे होते हो कि यार मैं वहाँ था या नहीं था, कोई गैप है, ये इस तरह की चीज़ें वगैरह आ रही होती हैं। वो बात की बात, हाँ। ठीक है, लेकिन आई गेस ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट काम है HR के इंटरव्यू में। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो लाइक HR हो सकता है दिन में 4 या 4 इंटरव्यूज़ कर रहा हो, आपका ये फर्स्ट हो या फिफ्थ हो, तो दे हैव देयर वे टू फाइंड दैट आउट। वो लाइक दे विल नो फॉर श्योर। तो डोंट ट्राई टू फेक दिस, और आई थिंक टेक दिस वेरी सीरियसली, ठीक है? और अगेन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े इंप्रेस कर रहे हो, बड़े अच्छे वर्ड्स बोल, कम्युनिकेशन अच्छी करें, जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट एंड नेचुरल। ठीक है, सही है। तो HR से अगर बात हो गई तो उसके बाद फिर फाइनल स्टेप आएगा कि आई थिंक उसके बाद तो सिर्फ नेगोशिएशन ही रह जाती, राइट? हाँ, उसके हाँ। बाद नेगोशिएशन ही, लेकिन आई वुड से कि कुछ क्वेश्चंस ना आपके HR स्पेसिफिक भी होने चाहिए। मतलब HR भी अगेन आपसे पूछेगा कि आपके कोई क्वेश्चंस तो नहीं है या आपने कुछ पूछना तो नहीं। टेक्निकल बंदे से शायद आपने ना पूछे हों या आपको लगा हो मेरा बड़े सीनियर टेक्निकल से हो गया, आपने कुछ क्वेश्चंस रोक लिए हों। कोई चीज़ अगर आपके माइंड में है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार मैं शायद स्टैक प्रेफरेंस में हूँ या मेरी कोई ऐसी चीज़ है या मेरा कोई भी और पर्पज़ है या मुझे कोई पर्क्स एंड बेनिफिट्स नहीं क्लियर, HR से पूछ लो। कई दफ़ा क्या होता है कि HR से भी कुछ नहीं कहा, ऑफ़र आ गई, ऑफ़र के बाद कंसर्न्स रेज़ होना शुरू होते हैं। वो रेड फ्लैग हो सकता है। वो रेड फ्लैग भी है और अगेन हर ऑर्गेनाइजेशन के पास ना इतना बड़ा पूल है कि वो ना नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। इंस्टेड कि आप एक बंदे पे खड़े होकर कॉन्वर्सेशन ड्रैग करो, वो नेक्स्ट पे मूव करके केस क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि अगेन ये सारी KPIs उनके लिए ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं HR वालों के लिए। बट हाँ, कोई चीज़ माइंड में है, ग्रोथ के हवाले से, कल्चर के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पहले पूछ लो। टाइमिंग्स के लिहाज से पर्क्स का कुछ क्लियर नहीं है, छुट्टियों का कुछ क्लियर नहीं है, कितनी छुट्टियाँ क्योंकि हो आती हैं। सकता है आपके पास कोई और ऑफर हो, हाँ। आपने कंपेयर करनी है, तो जो आपने बाद में ट्रैक करना है, आप स्ट्रेट अवे पहले पूछ लो कि यार आप मुझे अगर ये वैल्यूज़, ये नंबर्स बता दें तो मेरे लिए शायद अगर डिसीजन यहाँ से करना पड़े तो मेरे लिए आसान हो। बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, सो हाँ, इसके बाद नेगोशिएशन हो जाती है, विच आई थिंक वो वी कैन कवर दैट इन अनदर एपिसोड। वो एक इन इटसेल्फ एक पूरा टॉपिक है, तो वी कैन डू दैट। ठीक है यार, आई थिंक हमने पूरा एंड टू एंड कवर कर लिया है। और आई थिंक हाँ, देयर इज नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, जो कि हो सकता है स्ट्रक्चर्ड चीज़ के अंदर नहीं आती, लाइक हाउ वुड यू, व्हाट वुड यू एडवाइज स्टूडेंट्स जो अभी जॉब्स ढूंढ रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ थी जो मेरे माइंड में ना बीच में भी आई थी, वो आई गेस स्किप हो गई। हमने टेक इंटरव्यूज़ की बात की कि इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ऑल भी रोल्स हैं, हम स्पेसिफिक टूवर्ड्स इंजीनियरिंग रहे हैं। इन माय ओपिनियन जब आप इंटरव्यू देने आ रहे हो ना, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप लेबल्ड नहीं आने चाहिए हो कि आई एम मोबाइल इंजीनियर, आई एम अ फ्रंट एंड इंजीनियर और आई एम अ स्पेसिफिक बैक एंड इंजीनियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवीज़ में ना ये लेबल्स लगे होते हैं। लेबल्स 3-4 साल बाद, ये इवन अभी हम भी कहें ना कि एक स्पेसिफिक लेबल लगा के कोई चीज़ रखनी है, लेबल्स कैरी करना बहुत टफ होता है। बट जब आप ऐसे लेबल्स लगा के लाते हो ना अपने लिए, तो आप अपना इंटरव्यू प्रोसेस टफ कर रहे होते हो। ठीक है, और अगेन अगर उसके पीछे कोई रैशनल भी नहीं है, या तो हो कि आपने शायद सर्टेन एक्सपीरियंस गेन कर लिया हुआ है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो फिर आप अपनी वैल्यूएशन भी ट्रैक रिकॉर्ड पे करवाओ। मतलब इफ़ यू क्लेम टू बी अ मन स्टैक डेवलपर, तो अपनी मन स्टैक की वैल्यूएशन कराओ। अभी हमने इस इंटरव्यू में कहीं टेक स्टैक की तो बात ही नहीं की, कोई रिएक्ट का क्वेश्चन नहीं है, कोई बैकएंड से जेंगो का क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब है इवैल्यूएशन तो बेसिक पे हो रही है। तो जो टाइटल्स लगाने वाला काम है ना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और आजकल मेजॉरिटी टाइटल्स हैं जो कि शायद बहुत सीरियस वजह भी बनती है लोगों के इंटरव्यू रिजेक्ट होने की। हाँ, इट इज़ लाइक इनवाइटिंग द इंटरव्यूअर टू आस्क यू टफर क्वेश्चंस। हाँ, ठीक है, ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? आई गेस यही है।
ठीक है, ज़बरदस्त। आई होप कि ये एपिसोड आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर इफ़ आई वर यू तो आई वुड वॉच दिस मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि आई थिंक कि हर स्टेज पे बहुत ज़्यादा नगेट्स हैं इसके अंदर, और लाइक यू माइट वांट टू जस्ट टेक नोट्स बिफोर यू गो टू योर नेक्स्ट इंटरव्यू। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। हमने एक नई चीज़ अभी स्टार्ट की है विच इज़ गेस्ट रिकमेंडेशंस। तो अगर आप नीचे दिए गए लिंक पर जाके एक फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप खुद या फिर आपका कोई जानने वाला है, ना भी जानने वाला, जिसको आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट पे इनवाइट करें, तो नीचे गेस्ट रिकमेंडेशन में उनका लिंक दे सकते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एंड वील ट्राई टू कॉल देम ऑन द शो। उसके अलावा हम अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी काफ़ी एक्टिवली परसू कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, हम फीडबैक्स डिस्कस करते हैं, हम गेस्ट रिकमेंडेशन एंड व्हाट नॉट। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।